नमस्कार जयपुर, जिसे हम सब पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी प्लानिंग और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पर कभी सोचा है कि इस शानदार शहर के पीछे किन लोगों का हाथ था? आज हम आमेर के उन्हीं कछवाहा शासकों की कहानी में उतरेंगे, जिनकी दूर की सोच और कला के लिए प्यार ने एक बंजर जमीन को जन्नत बना दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक ही खानदान ने एक ऊबड़-खाबड़ जमीन को एक ऐसे शहर में बदल दिया जो आज भी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। यह सिर्फ किले और महल बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है साइंस, आर्ट और जबरदस्त प्लानिंग की। चलिए इस शानदार कहानी की परतें खोलते हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल ऐसे ही ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं जो हमें उन शासकों और उनके कारनामों के बारे में बताते हैं। देखिए, एक तरफ हैं वो दूरदर्शी शासक जिन्होंने एक सपना देखा, और दूसरी तरफ है उस सपने का नतीजा, वो शानदार इमारतें जो आज भी अपनी जगह पर खड़ी हैं। शासक और उनकी रचना के बीच का यही रिश्ता जयपुर की कहानी की असली आत्मा है। कछवाहा वंश की कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया ना, वो था मुगलों के साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी एक रणनीतिक गठबंधन। ये सिर्फ एक सियासी कदम नहीं था, बल्कि इसी कदम ने उनकी ताकत और तरक्की की नींव रखी थी। और इस बेहद अहम गठबंधन के जो आर्किटेक्ट थे, वो थे राजा मानसिंह प्रथम। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिकार थे। वो ये समझ गए थे कि उनके राज्य का भविष्य मुगलों से लड़ने में नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने में है। और उनकी इसी दूर की सोच ने कछवाहा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। राजा मानसिंह का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था, वो सम्राट अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। इसी वजह से उन्होंने काबुल से लेकर बंगाल तक के बड़े बड़े सूबों पर राज किया। उन्हें 7,000 का मनसबदार बनाया गया था, जो मुगल दरबार में सबसे बड़े सम्मानों में से एक था। और हाँ, उन्होंने ही आमेर के उस शानदार महल की नींव रखी, जो आज भी उनकी सोच की गवाही देता है। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जब कछवाहा वंश अपने चरम पर था, अपने पीक पर। ये वो दौर था जब विज्ञान और कला के मेल से एक दूरदर्शी शहर जयपुर ने जन्म लिया। और इस सुनहरे दौर के हीरो थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। वो एक शासक और एक विद्वान का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन थे। जैसा कि ये पुराने दस्तावेज दिखाते हैं, वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि एक जुनूनी खगोल शास्त्री, एक गणितज्ञ और एक विजनरी शहर प्लानर थे। उनकी दिलचस्पी पुरानी वैदिक परंपराओं से लेकर यूरोप की नई साइंटिफिक खोजों तक में थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जयपुर कोई अचानक से नहीं बस गया था। सवाई जयसिंह ने इसे पुराने भारतीय वास्तुशास्त्र और मॉडर्न प्लानिंग के सिद्धांतों को मिलाकर एक ग्रिड प्लान पर बसाया था। 1727 में इसकी नींव रखना तो बस एक शुरुआत थी। देखते ही देखते कुछ ही सालों में सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसी विशाल इमारतें खड़ी हो गईं। उस जमाने में जब ज्यादातर शहर बिना किसी प्लानिंग के बसते थे, ये वाकई में एक क्रांतिकारी सोच थी। जय सिंह का विज्ञान के लिए जुनून कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ जयपुर में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में कुल 5 जंतर मंतर बनवाए थे। जी हाँ, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। सवाई जयसिंह द्वितीय की पर्सनालिटी वाकई कमाल की थी। सोचिए, एक तरफ तो वो ज्ञान फैलाने के लिए यूक्लिड की ज्योमेट्री का संस्कृत में ट्रांसलेशन करवा रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जय बाण भी बनवा रहे थे। उन्होंने साइंस और परंपरा के बीच एक पुल बनाया, यहां तक कि अश्वमेध यज्ञ जैसे पुराने वैदिक अनुष्ठान भी किए, जो उस समय एक सम्राट की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर के बाद चुनौतियों का समय भी आता है। जयसिंह द्वितीय की मौत के बाद कछवाहा साम्राज्य को घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरों का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि जयसिंह द्वितीय के बाद उनके दोनों बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच गद्दी के लिए एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। इस घर की लड़ाई का नतीजा बहुत बुरा निकला। इसने न सिर्फ साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया, बल्कि मराठों जैसी बाहरी ताकतों को भी दखल देने का मौका दे दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भी कला और वास्तुकला की चमक फीकी नहीं पड़ी, और इसी मुश्किल दौर के बीच जयपुर की पहचान बन चुकी एक इमारत खड़ी हुई, हवा महल। इस इमारत को जो चीज सबसे अनोखी बनाती है, वो है इसकी 953 छोटी बड़ी जालीदार खिड़कियां, जिन्हें झरोखा भी कहते हैं। सोचिए, 953। देखिए इसका मकसद कितना दिलचस्प था।
इसे 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये पैलेस ऑफ विंड्स इसलिए बना ताकि राजघराने की महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करते हुए भी बाहर की दुनिया और सड़क पर होने वाले त्योहारों को देख सकें। वास्तुकला का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जब ब्रिटिश राज का असर बढ़ रहा था, जयपुर ने एक रियासत के तौर पर एक नया रूप लिया। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जानती है। इस पूरे बदलाव के पीछे जो शख्सियत थी वो थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। वो एक मॉडर्न सोच वाले राजा थे जिन्होंने शिक्षा से लेकर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज में सुधार किए, और उन्होंने ही जयपुर को एक नया रंग दिया, वो भी हमेशा के लिए। राम सिंह द्वितीय ने महाराजा कॉलेज और स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसे संस्थान खोलकर जयपुर को मॉडर्न बनाया। लेकिन उनका जो सबसे मशहूर काम था वो 1876 में हुआ, जब वेल्स के राजकुमार प्रिंस एल्बर्ट आने वाले थे। तो उनके स्वागत में पूरे शहर को टेराकोटा गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया, जो मेहमान नवाजी का एक पारंपरिक रंग माना जाता है। बस इसी एक कदम ने शहर की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर में कछवाहा वंश ने हमें विरासत में क्या छोड़ा है? ये सिर्फ कुछ इमारतें या कहानियां नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। कछवाहा शासकों ने एक शानदार विरासत छोड़ी है। एक ऐसा शहर जो वास्तुकला का एक जीता जागता म्यूजियम है, जंतर मंतर जैसी वैज्ञानिक धरोहरें, और सबसे बढ़कर दूर की सोच रखने की एक मिसाल। उन्होंने कला और शिक्षा को बढ़ावा दिया और एक आधुनिक राज्य की नींव रखी जो आज भी फल फूल रहा है। तो अंत में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, कछवाहा राजवंश की ये कहानी आज के दौर में लीडरशिप और शहर बसाने की कला के बारे में क्या सिखाती है? कैसे एक विजन, विज्ञान और संस्कृति मिलकर एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो सदियों तक कायम रहे? इस पर विचार